हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर एक्सीलेंस। दोस्तों, मैं सुदीप चतुर्वेदी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर मैं उपस्थित हूं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए क्या यूजफुल है तो लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर जो होगा बच्चे वो राष्ट्र हित में होगा और इस संस्थान का एकमात्र उद्देश्य बच्चे राष्ट्र हित में शिक्षा। बच्चे, इस प्लेटफॉर्म से जो शिक्षा दी जा रही है वो राष्ट्र हित के लिए समर्पित है बच्चे, और टारगेट फॉर एक्सीलेंस की पूरी टीम, ठीक है बच्चे, टारगेट फॉर एक्सीलेंस की पूरी टीम आपके लिए डेडिकेटेड है बच्चे, आपकी तैयारी के प्रति डेडिकेटेड है। तो आपसे केवल एक ही उम्मीद है बच्चे, केवल एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आपका एक शेयर राष्ट्र हित में होगा। ठीक है बच्चे, प्रश्नों की बहुत अच्छी श्रृंखला है, पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा। आज की जो चर्चा होगी बच्चे, हमारा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। ठीक है बच्चे, इससे क्वेश्चन आपके सीटेट और यूपीटेट में, ठीक है बच्चे, आते ही आते हैं। ठीक, एकदम कंफर्म है कि इससे आपका क्वेश्चन आना है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम नंबर आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। 30 नंबर में से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको इसी पॉइंट से मिल जाएंगे बच्चे, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क से। ठीक है बच्चे, चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक, आपका क्वेश्चन है पहला बच्चे कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि कहां से ये, ठीक है, कहां से ये जो है एराइज हुआ है, निम्न में से किससे हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है। आपसे पहला ऑप्शन दे रहा है सभ्यता और प्रगति से। ठीक है बच्चे, यहां से पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, सभ्यता और प्रगति से। दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है बच्चे, ठीक है, गीतांजलि से। तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है गोदान से, और चौथा ऑप्शन कह रहा है विज्ञान एवं तकनीक से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का कहीं ना कहीं ये क्या है, आधार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे आधार से क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सभ्यता और प्रगति, गीतांजलि, गोदान, विज्ञान और तकनीकी। देखिए, गोदान से तो हुआ ही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं विज्ञान और तकनीकी, तो विज्ञान और तकनीकी से लेकर राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का कोई, ठीक है, मतलब ही नहीं है। ये है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में विज्ञान और तकनीक पे चर्चा की गई है, तो हम ये नहीं कह सकते विज्ञान और तकनीक से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा आई है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो आपका है वो है सभ्यता और प्रगति। ठीक है, और जो दूसरा ऑप्शन आपका बच रहा है गीतांजलि, इसका मतलब इसी में से दोनों कोई ना कोई आपका क्या होगा, सही होगा। तो अगर हम बात करते हैं गीतांजलि की, ठीक है, रचना किसकी है बच्चे, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का कोई विवरण नहीं है। आपका ऑप्शन जो राइट होगा वो सभ्यता और प्रगति से होगा। और ये भी जान लीजिए बच्चे, सभ्यता और प्रगति, ठीक है, सभ्यता और प्रगति एक निबंध है, और ये निबंध लिखा किसके द्वारा गया बच्चे, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, ठीक है, जिसका उद्धरण सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुआ है, और ये कृति जो है, ठीक है, ये कृति जो है बच्चे आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, जिसमें क्या बचाया गया बच्चे, जिसमें उन्होंने बताया कि जो आपकी क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, वो उदार और आनंद, मतलब बचपन आपका क्या होता है बच्चे, बचपन आपका क्या होता है, उदार पूर्ण होता है, आनंद पूर्ण होता है। तो उदार और आनंद पूर्ण, ठीक है, उदार और आनंद पूर्ण बचपन की अगर हम कुंजी की बात करते हैं, बचपन की कुंजी की बात करते हैं, तो वो आपकी क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मकता होती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा सभ्यता और प्रगति। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है आपसे कह रहा है, आगे का क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, ठीक है, के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में, ठीक है, शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। ठीक है, आपसे कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ठीक है, ये शब्द कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बात कर रहा है कि इसमें किसको नियोजित किया जाए। ठीक है, नियोजित का मतलब क्या होता है बच्चे, ऐड किया जाए। ठीक है, नियोजित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके जो है
अभिरुचियों के अनुरूप, ठीक है, अभिरुचियों के क्या बच्चे, अनुरूप, ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे कि आर्थिक स्तर के अनुरूप, ठीक है, कह रहा है कि फाइनेंशियल रूप से क्या हो, अनुरूप हो। और तीसरा कह रहा है कि आपका सामाजिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। और चौथा आपका कह रहा है, ठीक है, शारीरिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। यहाँ पर बच्चे हमको बताना है अपने क्वेश्चन का जवाब एनसीएफ 2005 के अनुसार, ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में, ठीक है, किस बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को एजुकेशन को किस प्रकार से ऐड किया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपके दिए बच्चे, शारीरिक स्तर के अनुरूप, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीएफ क्या कहता है कि जो बच्चों की रुचि हो उसी सब्जेक्ट को क्या किया जाए, उनको ज्यादातर उसी स्तर में, उसी दिशा में उनको अग्रसर किया जाए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो अभिरुचियों के अनुसार होगा, मतलब उनकी रुचि किस सब्जेक्ट में है उसके अनुसार ही शिक्षा वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जब रुचि होगी बच्चे तभी वो क्या कर पाएंगे, शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा अभिरुचियों के अनुसार होगा। आर्थिक स्तर का कोई, ठीक है, उल्लेख ही नहीं है, सामाजिक स्तर का उल्लेख है, लेकिन सामाजिक स्तर के उल्लेख के आधार पे हम इस ऑप्शन को राइट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर 100 एक्यूरेसी वाला ऑप्शन कौन सा होगा, अभिरुचियों के अनुरूप। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 जो कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें बाल केंद्रित का मतलब क्या, आपका जो बच्चा वो सेंटर में होना चाहिए, मतलब जो भी शिक्षा आप दे रहे हैं बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को, ठीक है, अभिरुचियों के अनुरूप नियोजित किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि एनसीएफ, ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार, ठीक है, सीखना है। आपसे कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या है, सीखना है, ठीक है, मतलब आप कोई एक्टिविटी को सीख रहे हैं तो वो सीखना क्या है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। आपसे ऑप्शन में कह रहा है कि ज्ञान के निर्माण की क्या है, प्रक्रिया है। देख लेते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है बच्चे कि ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है बच्चे ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करता है और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो जो एनसीएफ 2005, ठीक है, उसके अनुसार सीखने शब्द का जो उल्लेख मिलता है या सीखना जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, केवल आपके ज्ञान को बिल्ड करता है, ज्ञान को बनाता है। तो सीखना, ठीक है, क्या है, ज्ञान निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट कौन सा होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज्ञान निर्माण की एक प्रक्रिया, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान निर्माण की क्या है, प्रक्रिया है। अगर हम ऑप्शन 2 की बात करते हैं, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया, तो ऐसा कुछ नहीं बच्चे, आप कोई चीज सीखते हैं तो उससे आपका ज्ञान अवरुद्ध नहीं होता है, बल्कि आपके ज्ञान में क्या होता है, आपके ज्ञान में विस्तार होता है। अवरुद्ध होने की कोई प्रक्रिया नहीं है सीखना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपका सीखना व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। चौथा आपसे कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में, ठीक है, आपका ऑप्शन लॉक होगा बच्चे, ज्ञान निर्माण की क्या है, प्रक्रिया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। ऐसे प्रश्न आपके सीटेट में दिखाई देते हैं कि आपका पूछ रहा है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का जो, ठीक है, मार्ग सिद्धांत है, मार्गदर्शक सिद्धांत है, उसके अनुसार कौन सा कथन आपका क्या होगा, सत्य होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि पाठचर्या, ठीक है, पाठचर्या सिलेबस जो आपका वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन आप देखिए, चारों ऑप्शन बहुत ही क्रिटिकल है बच्चे, बहुत ही सोच समझ के लगाना है आपको कि क्या यहाँ पे राइट होगा। आपसे कह रहा है कि मार्गदर्शक सिद्धांत, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले मार्गदर्शक सिद्धांत की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। वो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है कि ज्ञान को जो है बच्चे, ठीक है, ज्ञान को क्या करना, ज्ञान को स्कूल के बाहरी, ठीक है, स्कूल के बाहरी जीवन से क्या करना, जोड़ना। ज्ञान ऐसा होना चाहिए बच्चे क्योंकि बच्चे को, ठीक है, बाहरी जीवन से क्या करे, उसको जोड़ दे। तो ये मार्गदर्शक सिद्धांत के अंतर्गत आता है।
अगर हम बात करते हैं दूसरे मार्गदर्शक सिद्धांत की, तो दूसरे मार्गदर्शक सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है कि जो परीक्षा हो बच्चे इतना अधिक लचीला होना चाहिए, इतना अधिक लचीला होना चाहिए कि जिसमें कक्षा कक्ष की गतिविधियां क्या हो, शामिल हो। कक्षा कक्ष की गतिविधियां क्या हो बच्चे, उसमें शामिल हो। ठीक है। तीसरा क्या है आपका कि पाठचर्या का विकास या संवर्धन ऐसा होना चाहिए, पाठचर्या मतलब सिलेबस की बात कर रहा है, विकास या संवर्धन ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार हो कि वो बालकों का क्या करे बच्चे, सर्वांगीण विकास करे, बहुमुखी विकास करे, ऐसा उसका सिलेबस होना चाहिए। ठीक है। तो सिलेबस को लेकर क्या किया, मार्गदर्शक सिद्धांत के अंतर्गत सिलेबस को लेकर ना एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए, पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, ये कहता है। ठीक है। और यह कहा जा सके कि जो पढ़ाई की प्रणाली है, सबसे बड़ी बात है बच्चे पढ़ाई की प्रणाली, अगर हम बात करते हैं रटंत प्रणाली की, तो इसका क्या करता है, वो विरोध करता है एनसीएफ 2005 में। ठीक है। रटंत प्रणाली की, ठीक है, रटंत प्रणाली को क्या किया गया है, पूरी तरह से निष्क्रिय रखा गया है, मतलब इसको आप नहीं अपना सकते हो, रटंत प्रणाली को आपको हटाना होगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगले मार्गदर्शक सिद्धांत की, ठीक है, अगले मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार ऐसे हमें सिलेबस में इंक्लूड करना है कि बच्चा जो हो, ठीक है, राजतंत्रात्मक और राष्ट्रीय चेतना के प्रति क्या हो, बच्चे वो जागृत हो सके, इस सिलेबस को हमको क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दे रहे हैं वो कह रहा है कि पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, अधिगम प्रक्रियाओं के अंतर्गत में समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि स्कूल को या स्कूल में प्राप्त ज्ञान बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ऐसी अद्भावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पे आधारित हो। अवहेलना की बात कर रहा है बच्चे, अवहेलना की बात कर रहा है, इसलिए इस ऑप्शन के साथ हम राइट नहीं जाएंगे। ठीक है। आपका जो ऑप्शन राइट होगा कि स्कूल में, या ठीक है, स्कूल में एक ऐसा ज्ञान दिया जाए बच्चों का जो उनके बाहरी जीवन से क्या किया जा सके, जोड़ा जा सके। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट कौन सा होगा बच्चे, ठीक है, ऑप्शन आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3। आपके मार्गदर्शक सिद्धांत से एक क्वेश्चन आता है बच्चे, एकदम जान लीजिए, ठीक है, आपके क्वेश्चन यहीं से ही आने हैं। मार्गदर्शक सिद्धांत हमने आपको 5 बता दिए कि रटन प्रणाली का विरोध करता है, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो, ठीक है, राष्ट्रीय चिंताएं इसमें सम्मिलित हो। बात करें अगर हम, ठीक है, ज्ञान को जो है वो क्या करना चाहिए, स्कूल में जो ज्ञान दिया जाए वो उसको बाहरी जीवन से क्या सके, संबंध स्थापित कर सके, ऐसा ज्ञान हो चाहिए। और परीक्षा जो हो बच्चे वो इतना अधिक लचीला होना चाहिए कि उसमें कक्षा की गतिविधियां क्या हो, शामिल हो। ठीक है बच्चे, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। ठीक है, दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करते हैं दिशा निर्देश की या मार्गदर्शक सिद्धांत, दोनों कहीं ना कहीं एक है। ठीक है। पहला ऑप्शन दे रहा है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो। तीसरा कह रहा है परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना। और चौथा ऑप्शन जो बच्चे होगा यहाँ पे, क्योंकि तीनों ऑप्शन राइट है तो जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, जो कि आपकी स्लाइड में कट चुका है, उसको जान लीजिए कि चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी। तो हमने सभी मार्गदर्शक सिद्धांत को पढ़ लिया बच्चे, कि आपके मार्गदर्शक सिद्धांत जो होते हैं वो 5 होते हैं। पांचों मार्गदर्शक सिद्धांत में, ठीक है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना आ जाता है, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त होनी चाहिए, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 4 होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे का जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। आपसे टीचर की भूमिका पूछ रहा बच्चे, एक उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है, एक उत्प्रेरक के रूप में, एक आदेशक के रूप में, एक नेता के रूप में होना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब आपसे पूछ रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षक की भूमिका है वह बच्चों के प्रति कैसा होनी चाहिए। तो बच्चों के लिए बच्चे, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करना चाहिए। उत्प्रेरक की भांति कार्य करना चाहिए मतलब बच्चा जो एक्टिविटी कर रहा है, उस एक्टिविटी को सीखने में जो समय ले रहा है
उस एक्टिविटी को क्या उत्प्रेरक क्या बच्चे आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी रिएक्शन को क्या करता है वो तेज कर देता है, ठीक है, मतलब सीखने की क्रिया को क्या करे तेज कर दे। तो यहाँ पे शिक्षक का जो रोल होना चाहिए वो एक उत्प्रेरक के रूप में होना चाहिए, ना कि एक आदेशक के रूप में हो, ना कि एक नेता के रूप में हो। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा एक उत्प्रेरक के रूप में होना चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चों की पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखता है, या बच्चों की पढ़ाई के दौरान सक्रिय रहता, बच्चों को क्या करता है सक्रिय रखता है। ठीक है, अन्वेषण करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, विचारों की रचना करना। अब आपको लग रहा है बच्चे को सक्रिय रखना है और चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं क्या है सही है। मैंने आपसे कह दिया कि 100 एक्यूरेसी के साथ जो ऑप्शन राइट होगा उसके साथ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए क्रिटिकल की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि बच्चा अन्वेषण करना करे या प्रश्न पूछना करे, वाद विवाद करना करे, विचारों की रचना करे, इस सभी क्रियाओं के दौरान वह सक्रिय रहता है। आपको चूज करना है बच्चे कि सबसे ज्यादा सक्रिय किस स्थिति में रहेगा। ठीक है, किस स्थिति में रहेगा आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है बच्चे कि किस एक्टिविटी के रूप में क्या करेगा वो सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक क्या रहेगा सक्रिय रहेगा। अन्वेषण करेगा तब सक्रिय रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे दिया पूर्ण प्रश्न की तरह ऑप्शन ए एंड बी, प्रश्न पूछेगा तब सक्रिय रहेगा, वाद विवाद करेगा तब सक्रिय रहेगा। ठीक है, या कह रहा सी डी, कह रहा मतलब क्या वाद विवाद करना, विचारों की रचना करना, और चौथा कह रहा है ये सभी। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है ये सभी का ऑप्शन नहीं होता तो आपको चॉइस करना पड़ता। तो वहां पे जो सबसे ज्यादा सही होता बच्चे हमारे हिसाब से, ठीक है, कि प्रश्न पूछता अगर बच्चा तो सक्रिय सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, प्रश्न पूछने की एक्टिविटी बच्चे को सक्रिय रखती है, लेकिन आपके ऑप्शन में दे दिया ये सभी, तो यहाँ पे सक्रिय सभी क्रियाओं के दौरान रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चे, उपरोक्त सभी। बच्चा सक्रिय कब रहेगा जब वो अन्वेषण करेगा, सुनेगा, उसके अनुसार अनुक्रिया करेगा, प्रश्न पूछेगा, उस प्रश्न शैली पे वो वाद विवाद करेगा, ग्रुप डिस्कशन करेगा, विचारों की रचना करेगा, सभी क्रियाओं के दौरान क्या करता है वो सक्रिय रहता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट कौन सा होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभव और उसकी आवाज को प्रमुखता देना। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं राइट है। अभी आगे भी देख लेते हैं, तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं यही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि यही राइट होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना। ठीक है, आदेश देना नहीं, आदेश देना तो बच्चे गलत हो जाएगा। यहाँ पे शिक्षक को एक उत्प्रेरक के रूप में माना गया है, आदेशक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड आपका सही नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन थर्ड की कि निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक निर्धारित सूचना के लिए नहीं। ठीक है, उनको क्या करना है कि अपने ज्ञान को अपने माइंड को, ठीक है बच्चे, सक्रिय रूप से जोड़ना, ये होना चाहिए, निर्धारित नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, ये भी कुछ सही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में ये कहा गया है कि बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता दी जानी चाहिए, मतलब बच्चे के अनुभव को देखा जाना चाहिए, साथ ही साथ उसकी आवाज मतलब उसके विचारों की प्रमुखता बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में कहा गया है। तो यहाँ पे आपका, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है, एजुकेशन में क्या होना चाहिए आपका कि बच्चों के अनुभव और उसकी आवाज को प्रमुखता देना क्या है अनिवार्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है आपसे कि पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 इस पर क्या होनी चाहिए। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि इसकी प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो प्राथमिक भूमिका के अंतर्गत हम विकल्प देखते हैं। ठीक है, कह रहा है क्या कि बच्चों को उनकी अपनी समझ
और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सही है। आगे चलते हैं। बच्चे के अनुभव को निरस्त कर पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस सेंटर्ड की चर्चा नहीं करता है आपसे, बाल केंद्रित शिक्षा पे चर्चा करता है, मतलब बालक को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, चलिए अगर हम आगे की बात करते हैं, आगे क्या कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना जाना चाहिए। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर दे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा बच्चे, ठीक है, कि बच्चों को अपनी समझ और अपनी, ठीक है, ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर देना जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 में कहा गया है। ठीक है, तो मतलब बाल केंद्रित शिक्षा मतलब बालकों की आवाजों को प्रमुखता देना। आवाज का मतलब यहाँ से बच्चे की ज्ञान साझा करने की विचार शैली को प्रमुखता देना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा आपका, राइट होगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। मतलब आपसे पूछ रहा है कि गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तार्किक ढंग से, ठीक है, तार्किक ढंग से सोचना, लॉजिकल ढंग से सोचना, ये भी होना चाहिए। अमूर्त चिंतन का निर्माण, ये भी होना चाहिए। ठीक है, संचालित करने के लिए योग्यता का विकास होना, ये भी होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका क्या होगा, राइट होगा। क्योंकि गणित के लिए आपको तार्किक ढंग से सोचना आना जाना चाहिए, अमूर्तों का निर्माण होना चाहिए, अमूर्त चिंतन करना चाहिए आपको, और अपने माइंड को संचालित करने की क्या होनी चाहिए, आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन क्या होंगे, आपके सही होंगे। तो उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन क्या होगा बच्चे, राइट होगा, गणित शिक्षण के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं, ठीक है, अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को, परिवार की असफलता को। तो ये क्वेश्चन बच्चे रिपीटेड है, हर बार किसी ना किसी एग्जाम के, टीचिंग एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि अगर बच्चा फेल होता तो वो क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर बच्चा जो है, ठीक है, स्कूल की असफलता को दर्शाता है। यदि बच्चे फेल हो जाते हैं तो वो क्या दर्शाते हैं, स्कूल की असफलता को। आप कभी भी नहीं कह सकते कि वे अपनी असफलता को दर्शाते हैं, या समाज की असफलता को दर्शाते हैं, या परिवार की असफलता को दर्शाते हैं। वो स्कूल की असफलता को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो यदि बच्चे फेल हो जाते हैं तो वो स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सेकंड आपका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है आपसे कि भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन करने का निरर्थक, अध्यापन की बात करना निरर्थक है। ठीक है, क्या करना निरर्थक है, बच्चे को अगर क्लास में भीड़ है तो आप क्रिएटिविटी कराइए, सृजनशील बनाइए। तो यहाँ पे जो आपका कह रहा है पिछड़ा, मतलब कोई बच्चा पिछड़ा हो तो उसको क्रिएटिव ना कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। सभी बच्चों को साथ साथ लेके चलना है, सामान्य ऐसा कुछ नहीं, कक्षा केंद्रित हो ऐसा भी कुछ नहीं, सृजनशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सृजनशील होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4 सृजनशील। ठीक है, तो भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में सृजनशील अध्यापन की बात करना क्या होगा, निरर्थक होगा, क्योंकि लोग अपने में क्या होंगे, ठीक है, अपने में व्यस्त होंगे। तो आप क्रिएटिविटी की जो बात कर रहे हैं उस पर कोई गौर नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है बच्चे, प्रश्नों की इतनी ही श्रृंखला थी। अगर आपको ये लगता है कि वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, और हमारे लिए बहुत यूजफुल है, तो इसको लाइक तथा शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ ही साथ। ठीक है, क्योंकि आपका एक शेयर जो होगा बच्चे वो राष्ट्रीय हित में होगा, और इस संस्थान का एकमात्र उद्देश्य बच्चे राष्ट्रीय हित में शिक्षा। ठीक है, मैथ की आपकी क्लास मंगल सर के द्वारा ली जा रही है, आप लोग अधिक से अधिक जुड़िएगा। और आने वाले समय में बच्चे हम लोग आपकी लाइव क्लासेस लेंगे, और टारगेट फॉर एक्सीलेंस टीम जो है पूरी तरह से आपके लिए समर्पित है, आपकी परीक्षाओं में आपको सफल बनाने के लिए समर्पित है। ठीक है बच्चे, तो आपसे केवल एक अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।